जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अक्षय कुमार, पायल, सौरभ, शिवाश्रय, मंजीत चौधरी, कमलजीत चीमा, अजय राजपूत, काजल शर्मा, लक्की, गौरव, अंजलि, शीतल, प्रियंका वर्मा, पिंटू, सुहानी, मनीत, श्वेता, खुशबू, शांतनु यादव, सारे दोस्तों का स्वागत है। और मित्र, हम लगभग आपका जो इतिहास, जो महत्वपूर्ण इतिहास है, वो हम पढ़ चुके थे सारा। ठीक है, अभी तक शेष इतिहास टॉपिक से मतलब है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके जो बचे रहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे बंगाल के नवाब हम पढ़ेंगे। तो बंगाल के नवाबों से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब बंगाल के नवाबों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बक्सर का युद्ध, लगातार सीजीएल में देखिए आप 8-10 बार प्रश्न पूछ लिया मेंस में ही। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वो हम अंग्रेजों में कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी पढ़ेंगे, हालांकि फिर से आएगा। तो जो शेष का मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के लिए। अगर आप कहीं भैया मैं इसको छोड़ दूं, छोड़ मत देना। एटलीस्ट एक बार आज आज पढ़ लो, उसके बाद मत पढ़ना। ठीक है, एक बार आज थोड़ा सा हिंट बना के लॉजिक लगा लो। तो शेष इतिहास आपको सिर्फ नज़र मारनी है इस पर, सिर्फ नज़र। ठीक है, एक रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर आपका दक्षिण भारत का आएगा। हाँ, कल वाली क्लास में जो मैं तमिल साहित्य बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो सारे राम छवि और सारी राम छवीलियों का बहुत स्वागत है। एक बार मुस्कुराइए बहुत ध्यान से। और याद रख लेना, मैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो मार्क कराऊंगा ना दोस्त, वो आपको प्रायोरिटी पर रखनी है, वो आपको याद करनी है। एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ बात समझ गए, बात समझेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ भैया ठीक है, वेरी गुड। हिमांशु, श्रवण कुमार, अंकित, गणित कुमार, चलो आगे। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष भी पढ़े। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष हम कल पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय क्यों, बिल्कुल याद है मुझे। त्रिपक्षीय संघर्ष को मैंने नोट्स उसके बना दिए आप लोगों के लिए, देखो ध्यान से। तो शेष इतिहास में हमारा एक आता है सिख धर्म। अब सारे बच्चे प्लीज कोई कमेंट नहीं करेगा, अब फोन को दूर रख दो और मेरी बात सुनते रहो। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी। एक बार जब पेपर देने जाओ तो एक बार पेपर से पहले पढ़ लेना, ओके? या किसी दिन टाइम मिले बीच में तब पढ़ लेना। अब ध्यान से मेरी बातें सुनते रहो। सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। जन्म हुआ था इनका 15 अप्रैल 1469 को, पूर्णिमा के दिन। मृत्यु हुई इनकी 1539 में। क्या बोलेंगे? 1539 में। यानी कि किसके समय पर इनकी मृत्यु हुई? हम कहेंगे जी दिल्ली में उस समय हुमायूं का शासन था। करतारपुर इन्होंने ही बसाया। आप सब लोग सुनते होंगे न्यूज में करतारपुर साहिब। ठीक है, जन्म स्थान इनका तलवंडी है। जन्म स्थान क्या है इनका? तलवंडी, जिसको अब नानकाना साहिब के नाम से हम जानते हैं। संगत और पंगत लंगर व्यवस्था इन्होंने शुरू की। संगत का मतलब कि सबको एक संगति में एक साथ बैठ के, पंगत जानते हैं बैठ के खाना दिया जाता है आपका गुरुद्वारों में, तो वो क्या है आपका? वो पंगत है। लंगर लगता है, खानों का लंगर लगता है, हर व्यक्ति को मुफ्त में खाना मिल जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? संगत और पंगत उन्होंने शुरू की। पुस्तक कौन सी है इनकी मित्र? पुस्तक है इनकी जपू जी, जपू जी। ठीक है, आगे आएंगे। कुछ मेरे मित्र अभी भी नहीं मान रहे हैं। भाई साहब प्लीज, आप लोगों के पैर पकड़ के प्रार्थना है। कमेंट सेक्शन बंद, बहुत ध्यान से देखें मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कौन संस्थापक हुए इनके? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव इनके संस्थापक हुए। गुरु नानक देव के बाद में दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव जी। कौन हुए? गुरु अंगद देव जी हुए। 1539 से लेकर के 1552 तक ये गुरु रहे। ठीक है, ये कौन थे? गुरु नानक जी के शिष्य थे। और इनके बचपन का नाम था लहना। यानी अपने शिष्यों में से एक लहना को गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो इनको हम बोलते गुरुमुखी लिपि के जनक। कौन? गुरु अंगद देव जी। अब गुरुमुखी लिपि क्या होती है? मैंने कहा हर भाषा मित्र, हर भाषा एक लिपि में लिखी जाती है। जैसे ये शब्द मैंने किस भाषा में लिखे? हिंदी में। तो हिंदी की लिपि कौन सी मैंने आपको बता रखी है, बताएं जरा। आप कहेंगे हिंदी की देवनागरी है जी। अंग्रेजी की मैं पूछूं तो बच्चे आपके दिमाग में कौन सी लिपि आएगी? तो क्योंकि ABCD किसने लिखने सिखाई कि ए ऐसा होता है, ये अंग्रेजी में, अंग्रेजी में रोमन, क्या बोलोगे? रोमन लिपि ने सिखाए हैं। ठीक है, रोमन लिपि ने। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे
उर्दू किस में लिखी जाती है? आपका जैसे आपका आप देखेंगे अरबी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो हर भाषा की एक लिपि होती है। तो पंजाबी भाषा जो होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा भैया जी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कोई दिक्कत? लंगर व्यवस्था अब तक स्थायी नहीं थी। लंगर व्यवस्था यानी कि जो भोजन मिलता था वो स्थायी नहीं था, उन्होंने इसको स्थायी कर दिया। बोले अब आजीवन चलेगी। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार शुरू किया। ठीक है, गुरु अंगद देव। कितने गुरु हो गए? पूछता है तीसरे गुरु कौन है, चौथे कौन है, पांचवे कौन है, नौवे कौन है? पांचवे और नौवे बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु नानक देव। नान खा के अंगद, अंगद अमर हो गए, ऐसे बोलते हैं। नान खा के अंगद अमर हो गए, अमर हो गए। तीसरे गुरु थे अमरदास। 1552 में गुरु बने। क्या भैया इनके वर्ष याद करने जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सती प्रथा का विरोध हुआ। अंतर जातीय विवाह और विधवा विवाह को इन्होंने क्या कर दिया? आपका बढ़ावा दिया कि विधवाओं की शादी होनी चाहिए। एक जाति अंतर जातीय विवाह यानी एक जाति का दूसरे जाति में विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं। ऐसा नहीं है कि इस जाति का इस जाति में शादी नहीं होगी। तो इन्होंने बढ़ावा दिया। चौथे गुरु कौन है? तो नानक क्या बोलोगे? नान खा के अंगद अमर हो गए। अमर हो गए तो कहाँ गए? भगवान राम के पास गए। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। इनने अमृत सरोवर की स्थापना की। बहुत पूछा जाता है अमृत सरोवर की स्थापना। अमृत सरोवर, सरोवर किसको बोलते हैं मित्र? सरोवर कहते तालाब को, पौंड को। किसको? जो हमारा क्या है? जलाशय है। तो जो तालाब की स्थापना इन्होंने की, जो तालाब की स्थापना इन्होंने की मित्र, यही तालाब बाद में चल के क्या कहलाया? अमृतसर। अमृतसर जानते हैं ना कि पंजाब में है। कौन सा मंदिर है यहां पर बताएं जरा? आपके दिमाग आएगा कि भैया स्वर्ण मंदिर है। तो अमृत सरोवर की स्थापना इन्होंने की। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ कर दिया, क्योंकि अकबर के अधीन था। इस समय शासक कौन है? 1556 से 1605 तक कौन था? अकबर था। तो अकबर को ये क्या करते थे? अपना अकबर को ये लोग लगान भेजते थे। लगान मतलब भूमि, क्योंकि अकबर का क्षेत्र अब हो चुका था उत्तर भारत का सारा। तो इन्होंने जाके अकबर से मुलाकात की कि किसानों की हालत सही नहीं है। तो इनके कहने से कहते अकबर इनकी बातें मानता था और 1 वर्ष का जो टैक्स था वो माफ कर दिया है। अकबर ने 500 बीघे जमीन भी दी बीबी भानी को, जो कौन थी? आपका रामदास की पुत्री थी। तो चौथे गुरु कौन हुए? रामदास हो गए। चौथे गुरु रामदास हो गए। पांचवे गुरु अर्जुन देव जी के बारे में मैं आपको बता चुका था। एक बार बोलें फिर से गुरु मित्र, आंखें बंद करके रिपीट करने का प्रयास करें। गुरु नानक देव। नानक देव नान खा के अंगद, क्या बोलोगे? नान खा के अंगद क्या हो गए थे? गुरु अंगद देव क्या हो गए थे? अमर हो गए थे। और फिर गए थे गुरु रामदास जी के पास में, रामदास। ठीक है। और पांचवे गुरु कौन है? वो अर्जुन देव है। इस तरह से याद करते हैं, फोकस से याद करोगे तो हो जाएगा। तो पांचवे गुरु कौन थे? अर्जुन देव हैं। इनकी हत्या जहांगीर ने क्यों कराई है? मैंने जहांगीर में के समय पर आपको बताया, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो खां की इन्होंने मदद की थी गद्दी पाने में। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? सिखों का बच्चे जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम आदि ग्रंथ कहते हैं। जैसे हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है ना दोस्त, जैसे हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है, उसी तरह से आपका पंजाबियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? आदि ग्रंथ है। सच्चा बादशाह किस गुरु को कहा जाता है? तो गुरु अर्जुन देव को। हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। हरमंदिर साहिब क्या है? आपका जो अमृतसर है ना, जो स्वर्ण मंदिर है उसके वहीं पर आपका, वहीं उसी स्थल में है आपका अमृतसर में हरमंदिर साहिब। नींव एक सूफी संत से रखवाई थी इन्होंने, मियां मीर। मियां मीर एक सूफी संत हैं, आप लोगों को याद हो। मियां मीर की मैंने बात आपको बताई थी कि दारा शिकोह के गुरु भी रहे मियां मीर, एक सूफी संत से उस समय के प्रचलित। ठीक है, ये पांचवे गुरु हुए। छठे गुरु हुए सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह। छठे गुरु, अगर मैं क्रम पूछूं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है छठे गुरु कौन से हुए? क्या बोलोगे? नानक देव। ठीक है। फिर कौन हुए गुरु? आपका अंगद देव हुए। ठीक है। फिर आपका अमरदास जी हुए। फिर रामदास जी हुए। रामदास जी के बाद में पांचवे गुरु अर्जुन देव, हत्या किसने कराई? जहांगीर ने। और छठे गुरु हरगोविंद थे। और अब तक जो सिख संप्रदाय था उसका प्रचार प्रसार सिर्फ बोलते ना मौखिक रूप से हो रहा था। शांति प्रिय कौम थी, लेकिन हरगोविंद सिंह जी ने कहा कि ये मुगलों का जो समय है ना, इनसे अब लड़ना होगा।
तो सिखों को लड़ाका बनाने का प्रयास किया। सिखों को योद्धा रूप किसने दिया था? हरगोविंद सिंह ने। और किसके समय पर है? आपका शाहजहां। क्या बोलोगे? 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को इन्होंने पराजित कर दिया और एक अकाल तख्त बनाया। कहां पर? अमृतसर में ही, स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर में। ठीक है, अकाल तख्त कि यहां पर हम शपथ लेंगे। ठीक है, अकाल तख्त जो पूजनीय स्थल बन गया, अकाल तख्त का निर्माण कराया। गुरु हर राय ये 7वें गुरु थे। इन्होंने दारा शिकोह की मदद की थी उसको सिंहासन पाने में। ठीक है, दारा शिकोह से किसका विद्रोह चला था बताइए जरा? औरंगजेब का चला था भैया। 8वें गुरु आपका कौन थे? हरकिशन। 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने, चेचक से फिर मौत हो गई इनका। ठीक है, चेचक से, यानी कि 9 वर्ष की अवस्था में, 8.5-9 साल के थे। 9वें गुरु बहुत पूछे जाते हैं। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इनको हम हिंद की चादर कहते हैं। क्यों? आप एक शब्द लिखो ताकि मैं जान पाऊं कि आप इस बात को जानते हैं। क्योंकि मैंने औरंगजेब के टाइम पे आपको बताया कि औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों पर आक्रमण किया, क्या बोलेंगे? कश्मीरी ब्राह्मणों पर आक्रमण किया, तो कश्मीरी ब्राह्मण कहां गए थे मदद के लिए? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर पर बहुत दबाव बनाया औरंगजेब ने कि वह अपने धर्म को बदले, और जब उन्होंने नहीं बदला तो उनका शीश यानी कि गर्दन काट दी गई। गर्दन काट दी गई, तो गर्दन काट दी गई तो हिंदुस्तान की चादर उनको बोलते हैं। औरंगजेब ने हत्या कराई। शीशगंज गुरुद्वारों पर इनकी शहादत हुई, क्योंकि शीश कटा तो उसका नाम रख दिया शीशगंज गुरुद्वारा। ये मैं आपको पढ़ा चुका था। गुरु गोविंद सिंह, यहां से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। गुरु गोविंद सिंह, क्या बोलोगे? ये कौन से गुरु थे? 10वें। 10वें भी बोले, और दोस्त अंतिम गुरु भी कौन थे? अंतिम गुरु भी यही थे, अंतिम गुरु। ठीक है, अंतिम गुरु यही थे आपका गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 रहे। जन्म इनका हुआ था सन 1666 पटना में। 1708 में मृत्यु हो गई इनका नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा अब, यानी कि 10 गुरुओं के बाद में कोई 11वां गुरु अब नहीं होगा। अब हमको चलना है किस मार्ग पर? गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारी पवित्र पुस्तक है, वही अगला गुरु होगा। यानी अब पुस्तक को ही गुरु मानेंगे, उसी के आदर्शों पर चलेंगे। तो इन्होंने स्थापना की खालसा पंथ की। किसकी? खालसा पंथ की। ये इन्होंने स्थापना की थी 13 और 14 अप्रैल 1699 में। आप लोग देखोगे पंजाबियों में, मैं आपको स्टैटिक जीके में बताऊंगा, जो हम परसों से शुरू करेंगे। स्टैटिक जीके में मैं आपको बताऊंगा मित्र कि ये आपका पंजाब में बैसाखी का उत्सव है। बैसाखी का त्योहार इसी दिन मनाया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, इस बार आपका CHSL में, MTS दोनों परीक्षाओं में पूछा गया। बैसाखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा पंथ से मतलब गुरु प्रथा खत्म हो गई। अब गुरु नहीं होगा अगला कोई, पुस्तक ही गुरु होगी। इनकी हत्या कर दी गई। इनकी एक रचना है जफरनामा। अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी थी तो बताएंगे गुरु नानक देव जी की रचना का क्या नाम मैंने आपको बताया, सारे दोस्त बताएंगे। और सबसे पहले जिस बच्चे का उत्तर आए ना शुभम, क्या नाम आएगा? जपू जी, उस बच्चे का नाम लिखाना। हुक्मनामा जारी किया सिखों का, वही उत्तर लिखना है जब मैं क्वेश्चन पूछूं। एक हुक्मनामा जारी कर दिया इन्होंने कि बोले कि सिखों का अगला गुरु नहीं होगा, लेकिन अगला नेता जरूर होगा। और अगला नेता चुना इन्होंने बंदा सिंह बहादुर को। बंदा सिंह बहादुर और उनकी बहादुरी के किस्से ये विशेष हैं, ये विशेष हैं। ठीक है, क्या बोलोगे जी? बंदा सिंह बहादुर को किसकी अगर मैं बोलूं कमांड मिली, तो आप कहेंगे भैया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा उनको हुक्मनामा यानी एक आदेश, एक ऑर्डर जारी हुआ, एक ऑर्डर जारी हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। बेटा बेवजह के प्रश्नों के उत्तर आपके नहीं दूंगा मैं, कभी भी नहीं दूंगा। सबसे पहले जिसने लिखा था शुभम, मैंने ये कहा था तुमसे, उनसे तो ऊपर बहुत लोगों ने लिखा है। जो बच्चा फोकस के साथ पढ़ रहा है और तीव्रता से उत्तर देता है, बहुत बढ़िया। रॉयल चौधरी, बहुत शानदार, नाम भी रॉयल, काम भी रॉयल, वेरी गुड। फिर प्रश्न पूछेंगे एक और थोड़ी देर में। तो हुक्मनामा जारी किया, सिखों का अगला नेता बंदा सिंह बहादुर होगा। क्या बोले? बंदा सिंह बहादुर होगा। ठीक है,
बंदा सिंह बहादुर जिनका नाम लक्ष्मण दास है, इनके गुरु थे जानकी दास बैरागी और तलवार लेकर खड़े हुए सिखों को और पंजाब को बचाने के लिए। इनके 4 साहिबजादों के नाम याद रखने हैं। 4 साहिबजादे कौन है मित्र? ये गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। कौन थे? गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, ठीक है, ते के पुत्र हैं। अच्छा बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जो चमकौर युद्ध के बारे में जानते हैं? 4 साहिबजादे, ठीक है। और यहां पर बंदा सिंह बहादुर जिनका नाम लक्ष्मण दास था, इन्होंने अपना नाम बदलकर माधो दास बैरागी रख लिया। गुरु इनके जानकी दास बैरागी थे, तो अपने गुरु का ही सरनेम धारण कर लिया। गुरु में बहुत श्रद्धा रखते थे, बहुत प्रेम करते थे अपने गुरु से, तो उन्हीं का सरनेम उन्होंने क्या कर लिया, आपका क्या बोलेंगे, अपना लिया। राजधानी इन्होंने पंजाब में लोहरगढ़ बनाई। फर्रुखसियर ने पंजाब को घेरने का आदेश दिया। फर्रुखसियर याद है ना, घृणित शासक, अंग्रेजों को देश में एंटर करा रहा था, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी दे रहा था और साथ में पंजाब को घेरने का आदेश दे रहा था। लेकिन इनको बहुत बुरी तरह, बहुत लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया, अंत में घेर लिया गया इनको भी। इनके साथ भी दोस्त वही अत्याचार किया गया जो आपका किसके साथ किया गया था, आप कहेंगे संभाजी महाराज जी के साथ जो अत्याचार किया गया वही बंदा सिंह बहादुर के साथ में हुआ, ठीक है। 1715 में फाइनली इन्होंने, 1708 में कमांड मिली थी, 1715 में आत्मसमर्पण कर दिया 796 सिखों के साथ में, ठीक है। 16 जून 1716 को इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए गए, किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, बंदा सिंह बहादुर की हत्या किसने कराई थी, किस मुगल शासक ने? तो क्या बोलेंगे? फर्रुखसियर। बहुत शानदार, बहुत गजब। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा सर 1717 में उन्होंने आपका क्या किया था, फरमान जारी किया था। वेरी गुड, बहुत शाबाश मेरे बच्चे। अब आते चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध हुआ है 1704 में। पंजाबी इतिहास का ये युद्ध आपको याद होना चाहिए। चमकौर युद्ध 1704 में, मुझे बताएं गोविंद सिंह जीवित हैं कि नहीं है? गोविंद सिंह जीवित हैं कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी भैया, गुरु गोविंद सिंह जीवित थे। गुरु गोविंद सिंह जब आपका आपका जब इन पर मुगलों का शिकंजा कस रहा था, तो इनके जो कुछ वफादार लोग थे और इनके पुत्रों को लेकर के जा रहे थे। कुल मिला के कहते हैं कि 2 राजकुमारों में से आपका अजीत सिंह, जुझार सिंह, 4 में से 2 हैं, अजीत सिंह और जुझार सिंह। इनको बोलते बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह। उस समय तो बच्चे थे, लेकिन आज से देखें तो आज से तो इनकी बहुत कई पीढ़ी पहले हो गई हमसे। तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जो बच्चे हैं किनके? गुरु गोविंद सिंह जी के। और इनके साथ में 40 अन्य लोग, 40 अन्य लोग। मुगलों को खबर पड़ गई और मुगल इनसे आकर के भिड़ गए। बच्चे ये कुल 42 लोग हैं और वर्सेस मुगल भिड़े हैं इनसे आकर के। मुगलों की संख्या, बहुत सारे लेखकों ने 1 लाख, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि 30 से 50 हजार के करीब मुगल सेना के लोग रहे होंगे, ठीक है। 30 से 50 हजार के करीब मुगल सेना। और इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। युद्ध सोचिए आप कैसा रहा होगा, कौन जीता होगा, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया जीत हुई है इसमें, इस चमकौर के वॉर में सिखों की। जो 42 लोगों ने तलवार चलाई है ना भैया, 42 लोग 30,000 से कैसे लड़ सकते हैं? मित्र, तलवार नहीं चलाई गुरु गोविंद सिंह, या फिर जब इन लोगों को ट्रेंड किया गया सिख के लोगों को, तो गतका कला होती है। गतका में आप तलवार देख सकते हैं, मुड़ी हुई तलवार, बहुत दूर तक लहराती हुई तलवार, 12, 14, 18, 20, 22 फीट तक की तलवार होती है। और जब वह तलवार चलती है ना मित्र, आपका एक क्षेत्रफल को खाली करती हुई तलवार चलती है। तो कहते हैं कि कुल कुछ चंद घंटों में मैदान को खाली कर दिया गया, ना के बराबर लोग बचे, मारे ये भी गए, मारे गए। क्या बोलोगे? यहाँ अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद ये भी हो गए। और कहते हैं ये सब लोग भाग गए, यहाँ 40 में से 2 लोगों के बचने की बात होती है। लेकिन ये दोनों राजकुमार, या बोले दोनों इनके पुत्र मारे गए। अच्छा, 2 पुत्र इनके जीवित रह गए आपका बाद में। 2 पुत्र कौन कौन से? आपका जोरावर और फतेह सिंह। ये आप जानते होंगे, हमारे देश में इनकी याद में कौन सा बनता है? फतेह सिंह। इनको गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने, दीवार में चिनवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने धर्म बदलने के लिए कहा था, लेकिन इन छोटे बच्चों तक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो औरंगजेब ने इनको कहाँ पर? दीवार में चिनवा दिया था। वीर बाल दिवस मनाते हम इनकी याद में। बेटा, ये कहानियां इस बात के लिए नहीं है कि आप लोग इसको रट लें
ये कहानियां आपके लिए इसलिए हैं कि जीवन में आपके भी कुछ आदर्श हों। छोटे बच्चों तक के आदर्श होते हैं, उनका मन भी स्थायी है, उनका मन चंचल नहीं है, उनका मन चंचल नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे होते हैं जिनका मन ही चंचल नहीं होता, वो पढ़ना नहीं जानते, बस उनको शिकायतें करनी आती हैं, भैया मैं अभी तैयारी शुरू करूं तो मेरा क्या हो जाएगा। बेटा ये तो परीक्षा में बैठ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपका होगा या कि नहीं होगा। मेरे कहने से हो जाएगा या नहीं थोड़ी हो जाएगा, आपने कितनी तैयारी की है उससे होगा, ठीक है। आगे आएंगे। तो कहने की बात है, बंदा सिंह बहादुर भी 1704 गुरु गोविंद सिंह जी के सामने युद्ध हो गया, संघर्ष हुआ, और इसके बाद में जो नेतृत्व किया बंदा सिंह बहादुर के बाद में, तो जस्सा सिंह ने नेतृत्व किया। क्या बोलोगे? जस्सा सिंह ने नेतृत्व किया आपका चमकौर युद्ध में, और चमकौर युद्ध के बाद में जो पूरी पंजाब की जो कौम थी उसमें 12 दल बने, यानी कि लीडरशिप बनी। जो आपका राज परिवार थे उन लोगों ने 12 दल बनाए कि भाई हम आपको अपने राज्य को सुरक्षित करना होगा, ठीक है। तो 12 दल बने जिनको मिशल कहते हैं, मिशल। 12 ग्रुप्स बन गए कि भाई 12 ग्रुप्स, उनमें कुछ लोग होंगे प्रमुख और वो सब चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें से एक दल या एक मिसल बना सुकर चकिया, और सुकर चकिया के ही जो चीफ थे वो थे महार सिंह। और क्यों ये मैं आपको बता रहा हूं मिशल, क्योंकि महार सिंह के पुत्र ही हैं राजा रणजीत सिंह जी, जो 1798 में लाहौर के शासक बने। इसीलिए हमको थोड़ा इसका बैक का जानना जरूरी है। वो आप छोड़ के आप जानिए कि राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा कब बने, 1798 में बने। और राजा रणजीत सिंह कोई हल्के फुल्के शासक नहीं रहे, उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में दूसरी बड़ी फौज थी, सुरक्षित थे, अंग्रेज भी डरते थे, वो अपना राज्य बहुत अच्छे से चला रहे थे। अंग्रेजों को पता था कि सीधी लड़ाई में हम मारे जाएंगे, तो अंग्रेजों ने पहले कोशिश की कि इनको कमजोर कर दें, हम इनको कमजोर कर दें। रणजीत सिंह, क्या बोलोगे, 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की, 1798 में शासक बने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस टाइम मैं जो 7-8 बच्चों को देख पा रहा हूं ना, इनमें से तो मुझे लगता नहीं कोई सा भी सिलेक्शन के लायक है, एक बच्चे को छोड़ के। एक ही बच्चा सही है, वेरी गुड आंसू, बहुत शानदार दोस्त। रणजीत सिंह 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की, यानी महाराजा की उपाधि धारण कर लेते हैं। और यहां पर दो चीजें आएंगी, जब ये शासन कर रहे हैं, 8 वर्ष तक इनका शासन हो चुका है, अंग्रेजों से इन्होंने लाहौर की संधि की। लाहौर की संधि कहां पर हुई? अमृतसर में। इस पर अंग्रेजों की तरफ से साइन किए चार्ल्स मैटकॉफ ने। क्या? क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे, तो अंग्रेज जानते थे कि भाई उधर इनसे सीधा आक्रमण किया नहीं जा सकता, तो इनका हिस्सा सतलज के इधर था। अंग्रेजों ने इनसे कहा कि जो ये पूर्व वाला हिस्सा है सतलज का, इधर तो हम रह सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा हाँ तुम अपना व्यापार कर लीजिए, सतलज के पूर्वी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। और ये यहां पर कहानी सुने, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के छात्रों को बड़ी उम्मीद रहती है जी। कोहिनूर, कोहिनूर बताएं, अलाउद्दीन खिलजी कहां से बताया था मैंने? कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आया था दिल्ली में, कहां से? आंसर करें, अब पता चलेगा कितने बच्चे बता पाते हैं। इधर उधर की बातें करते रहते हो, हैं मूर्खो। तो क्या बोलेंगे जी? कोहिनूर। कहने की बात है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर के आया था, दिल्ली में ही रहा आपका, दिल्ली सल्तनत के दौरान भी, मुगलों के दौरान भी, और मुगलों के समय पर नादिर शाह आया 1739 में। कौन? नादिर शाह। इसको कहां से आया था नादिर शाह? भैया ईरान से आया था, ये बताया मैंने आपको नहीं? मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह दिल्ली को लूट करके ले गया। तो कहने का मतलब है कोहिनूर चला गया था ईरान। ईरान वो चला गया था आपका किसके पास में? शाह सूजा की पत्नी थी एक वफा बेगम, इसके पास था ये। किसके पास? शाह सूजा, क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली का वंशज है। अहमद शाह अब्दाली का ये वंशज था, ये बात याद रख लेना, इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर जम्मू कश्मीर में जो शेरगढ़ किला था उसकी जिम्मेदारी थी सूबेदार आत्म मोहम्मद के पास में। अब क्या हुआ कि ये जो सूबेदार है आत्म मोहम्मद, जो शेरगढ़ के किले की जिम्मेदारी देखता है, इसने क्या किया कि शाह सूजा को कैद कर लिया। शाह सूजा को कैद कर लिया। किसने कैद कर लिया? आत्म मोहम्मद ने। कहता है अब नहीं छोड़ूंगा। तो इसकी घरवाली
वफा बेगम जाती है महाराजा रणजीत सिंह के पास में, कहती है महाराज जी मेरे पति को बचा लो प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी उनके बिना, मेरे मेरे हस्बैंड को बचा लो। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, हस्बैंड को बचा लेंगे, तू क्या देगी उसके बदले में? उसने बोला मेरे पास है कोहिनूर हीरा। बोले बात से मुकर तो नहीं जाओगे? बोले ठीक है, नहीं मुकरूंगी। तो उन्होंने बोला क्या नहीं मुकरोगी, देख लेना। कहा हाँ नहीं मुकरूंगी। तो उन्होंने क्या, ये किले पर आक्रमण करके आत मोहम्मद को चेताया और शाहसुजा को कैद से मुक्त करवा दिया। मुक्त करवा दिया तो वफा के चक्कर में वफा बेगम ने कर दी बेवफाई, बेवफाई कर दी तो कोहिनूर नकली भिजवा दिया राजा रणजीत सिंह के पास में। राजा रणजीत सिंह के पास में नकली कोहिनूर। इनको पता चल गई, अच्छा बेटा, इन्होंने अपने जासूस भेज के पता चलवाई ये शाहसुजा की टोपी में पगड़ी में रहता था कोहिनूर। इन्होंने जाके कही शाहसुजा हम और तुम भाई भाई हैं, आज हम एक दूसरे की पगड़ी सम्मान के स्वरूप एक दूसरे को देते हैं। मना तो कर नहीं सकता था, चालबाजी रखी रह गई, कोहिनूर भारत आ गया, इस तरह से आया था। फिर इंडिया आ गया था। इंडिया से फिर इसके बेटे दिलीप ने दे दिया था वो ब्रिटेन को, क्योंकि दिलीप को अंग्रेजों ने अपने ही अंडर में ले लिया। उसकी शिक्षा दीक्षा, उसको पश्चिमी सभ्यता का उन लोगों ने शिकार बनाया, उसकी पढ़ाई चर्च वर्च सब कुछ उसको ज्वाइन करवाया, अपने साथ रखा उसको। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई है 1839 में। इनके 3 बेटे, देखो बहुत लंबा शासन नहीं कर पाए। खड़ग सिंह 1 साल, ये एक्सपायर हो गए। शेर सिंह 2 साल, दिलीप सिंह 6 वर्ष। और दिलीप सिंह छोटा जब गद्दी पर बैठा तो इसकी क्यूरेटर यानी संरक्षिका बनी इनकी माता जिंद कौर। माता जिंद कौर यानी कि कौन थी? रणजीत सिंह जी की पत्नी थी, ठीक है। जिंद कौर इनकी माता बन जा जो है इनकी संरक्षिका बन के दिलीप सिंह को गद्दी पे बैठाती हैं। और यही दिलीप सिंह है बच्चे जो आपका, जिस पर अंग्रेज क्या कर लेंगे, अंग्रेज क्या कर लेंगे, पैनी निगाह रखेंगे। और इस समय पता कौन है? डलहौजी, नालायक डलहौजी। उसकी तो नजर ही कोहिनूर पे थी, बस कोहिनूर पकड़ना कैसे भी करके, ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी कहता महारानी जी तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा ना जाने कैसा। उन्होंने कहा क्या है? बोले इस पूरी पृथ्वी की सबसे चमकदार धातु कोहिनूर। उन्होंने कहा अच्छा कोहिनूर कैसे मिलेगा? बोले पंजाब को टेक ओवर करना पड़ेगा पूरे को। बोले मिलाओ पंजाब को। तो पंजाब को मिलाने के लिए पहला आंगल का मतलब अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। ये पहले से ही चल रहा था, पहले से ही, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये आपका, इसमें सिख पराजित हुए, लेकिन सिख पराजित हो गए इसमें सारे। लाहौर में एक संधि हुई अंग्रेजों के बीच में 9 मार्च 1846 को। इसमें दिलीप सिंह को महाराज एक्सेप्ट कर लिया अंग्रेजों ने। और एक चाल चली कि एकदम से हम पूरे पंजाब को, ये लाहौर तक था, पाकिस्तान तक, एकदम से हमारे पास इतनी सेना या शक्ति नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि छिटपुट विद्रोह हो जाए, कोई रिवोल्ट हो जाए जिसको हम ना झेल पाए। इन्होंने चाल चली, बोले थोड़ा सा विद्रोह दबाओ। इन्होंने कहा कि हम महाराज मानते हैं दिलीप को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अंग्रेजी सेना 1 साल रहेगी, 1 साल रहेगी। और 1 साल के बाद में हम देख रहे हैं जी आपकी सुरक्षा का काम भी ये सेना करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम तो बस व्यापार करने के लिए आए हैं। और 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद ये सेना भी यहां से चली जाएगी, ठीक है। सर अब कोहिनूर कहाँ है? ब्रिटेन में है बच्चे, अब ब्रिटेन में है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बच्चे का, दिखाएं ऊपर। सर कोहिनूर दुनिया में एक ही है क्या? हाँ कोहिनूर तो एक ही होगा। हीरे तो अब उससे बढ़िया बहुत सारे हीरे खोजे जा चुके हैं, उससे ज़्यादा चमक के हीरे आज हैं, उससे ज़्यादा वजन के हीरे आज हैं। अब तो बहुत हीरे हैं, लेकिन उस समय पर वो प्रसिद्ध था, ठीक है। आ गया भैरोवाल की संधि हुई। देखो यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना ने जैसे ही मौका मिला, जो आपका रानी थी या दिलीप सिंह के जो बहुत करीबी लोगों में से थे, एक थे लाल सिंह और एक थे तेज सिंह। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच देकर पहले अपनी तरफ मिला लिया। तो क्या हो गया? 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल पंजाब में संधि हुई। अब इन्होंने कह दिया अंग्रेजी सेना अब यहां से नहीं जाएगी, अंग्रेजी सेना अब यहीं रहेगी, मतलब कि झूठ बोल गए, ठीक है। 8 लोगों की मंत्री परिषद बनाई गई। विरोध कर रही है इस सब का बेचारी जिंद कौर, जो संरक्षिका है दिलीप सिंह की। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि यहां से इनको डिप्लॉय कर दिया और हटा कर के जिंद कौर को, ताकि वो विद्रोह ना कर पाए, उसको शेखपुर भेज दिया पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है।
तो ये दूसरी संधि हुई और अंग्रेज अब क्या हो गए, स्थापित हो गए। अब जैसे ही सबको पता चला अंग्रेज स्थापित हो गए, तो अब तो विद्रोह होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कह दिया कि हमारी सेना तो नहीं जाएगी यहां से अब। तो फिर होता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। इसमें जो सिखों का नेतृत्व किया वो शेर सिंह ने किया, और गफ अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इसी को हम चिलैया वाला युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध को जीती कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। कहने का मतलब है कि इन्होंने पंजाब को टेक ओवर कर लिया। तो ये डेट जरूर याद रख लेना, याद रख लेना। डलहौजी का जैसे ही शासनकाल शुरू हुआ तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में मित्र बोलेंगे? इतनी बात में कोई परेशानी? मेमोराइज करेंगे आराम से। मैंने कहा क्या महत्वपूर्ण है, आंग्ल सिख युद्ध महत्वपूर्ण है, सिखों के जो क्रम है आपका वह महत्वपूर्ण है, उनसे जरूरी कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण है। अंकित जी बहुत सारा थैंक यू दोस्त। ठीक है सर, ये बहुत लंबा समय मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ जरूर, हिस्ट्री के लिए तो मात्र अगर हम बात करें, अब मान के चलो आपको 6 महीने मिल जाए हिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो सीधी सी बात है एक एक घटना को बहुत विस्तार से पढ़ा जा सकता है, तब सच में मजा अलग ही आएगा। लेकिन जब हमारे पास टारगेट होता है ना मित्र, वनडे एग्जाम का, तब उस तरह से आराम से बहुत विस्तार से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि परीक्षा की डेट नज़दीक आ जाती है। तब हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये बन जाती है कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न हो जाना चाहिए, मतलब छूटना नहीं चाहिए कोई प्रश्न जो होने लायक है, तो वो एक बाउंडेशन रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मित्र, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि विजयनगर साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा। मुझे एक बार बता दो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय पर हुई थी? याद है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। याद है ये बात या नहीं? क्या बोलेंगे जी? विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 तक रहा है। विजयनगर कहाँ पड़ता है आपका मित्र? ये कर्नाटक में है। दरअसल में कैसे इसकी स्थापना हुई ये देखें। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी 1336 में, सब छात्र जानते होंगे, सिलेक्शन लेने वाला छात्र तो जानता ही होगा। ठीक है, बात उसी की महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वही तो जानेगा। अब जो नहीं जानता है तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है भैया, कोहिनूर अभी मैं देख सकता हूँ, हाँ तुम देख लोगे, महारानी के मुकुट में जाके कहना महारानी अपना मुकुट दिखा दो, पीटेगी तुमको। अब उसको म्यूजियम में भी रख दिया है, महारानी के मुकुट में उस टाइम लगाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने उत्तर दिया, वेरी गुड। ठीक है, आगे स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के काकतीय वंश के अधीन काम्पिल्य को जीता। काम्पिल्य कहाँ? कर्नाटक में था। एक काकतीय वंश वहां पर शासन करता था, मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने उसको जीत लिया। जीत लिया तो यहां पर देखेंगे ये काकतीय वंश के सामंत थे, सामंत यानी कि मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, हरिहर राय और बुक्का राय। कब? हरिहर राय और बुक्का राय। जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाएं गई थी काकतीय वंश से लड़ने काम्पिल्य में, तो काम्पिल्य अभियान के दौरान बंदी बनाए गए थे दोनों के दोनों। इनको मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहाँ? दिल्ली लाया गया। दोनों के दोनों देखना भाई साहब कितने चालू हैं, दोनों के दोनों देखना कितने चालू हैं। मौके की स्थिति देखते हुए कि मोहम्मद बिन तुगलक कहीं हत्या न करा दे, दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया कि एक दिन मौका मिलेगा, मौका मिलेगा तो बता देंगे। ऐसे दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब धीरे धीरे विश्वास पात्र बने मोहम्मद बिन तुगलक के कि चाचा तुम तो हमारे आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक को भी ये आभास हो गया कि यार ये दोनों तो क्लोज आदमी है अपने। तो एक कुछ समय के बाद में इसने काम्पिल्य को तो जीत लिया था, काम्पिल्य में फिर से एक विद्रोह हो जाता है। ये कहते हैं हमको भेजो, हम देखेंगे, वहां की नब्ज नब्ज की हमको पता है। तो लोगों ने कहा अरे हाँ यार ये बात भी ठीक कह रहे हैं, ये तो काम्पिल्य के ही तो हैं, ये ज्यादा जानते होंगे, ये ज्यादा जानते होंगे। तो क्या बोलेंगे, इन्हें काम्पिल्य विद्रोह दमन करने के लिए भेजा गया। दोनों के दोनों चालाक हैं। वहां जाकर के इनके गुरु थे माधव विद्यारण्य, इनसे जाकर के मिले और वापस हिंदू बन गए। बोले मोहम्मद बिन तुगलक हम नहीं आते वापस, हम नहीं आते वापस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इन्होंने वहां खुद को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। और हुआ क्या है, राजधानी कौन सी थी बच्चे? राजधानी विजयनगर की। इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया कि विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसी को हम बोलते हैं, हम्पी को ही हस्तिनावती और विद्यानगर। ठीक है, मैं आपसे पूछूं विजयनगर की कुल राजधानी कितनी रही हैं? 4 रही हैं। क्या बोलोगे? अनेगुंडी इनकी पहली राजधानी थी,
विद्यानगर को ही हम्पी बोलते हैं, तो सबसे प्रमुख राजधानी ये रही है। पेनागुंडा तीसरी राजधानी और चंद्रगिरी अंतिम राजधानी। हालांकि पूछी नहीं जाती, फिर भी याद रख लो एक बार। क्या बोलेंगे? विजयनगर की कितनी राजधानी? विजयनगर की कितनी राजधानी? 4 राजधानी रही हैं। बहुत बढ़िया चूना रमन जी, आप भी हमेशा कहीं जा रहे हो क्या आप इस ग्रह को छोड़ के? याद आएंगे क्या? हम क्लास में रहेंगे मित्र यहीं। ठीक है, आगे आएंगे। तो फाउंडेशन बैच मित्र, मैं फाउंडेशन बैच लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन दरअसल में एग्जाम की डेट आ जाती है और बच्चों को सबको पढ़ना है, तो लगातार क्लास ही इतनी होती है भाई, सुबह से शाम तक। तो फाउंडेशन बैच के लिए तो टाइम चाहिए, है ना। वो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं जिनके यहाँ रिकॉर्डेड बैच बहुत सेल होते हैं। हमारा वाला बच्चा पता नहीं क्यों शोर करता है, उसको मज़ा नहीं आता रिकॉर्डेड पढ़ने में। रिकॉर्डेड पढ़ना चाहिए, रिकॉर्डेड में आप अपने हिसाब से स्पीड वगैरह सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के युग में जो बच्चे सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड बैच को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए। लेकिन हमारे वाले पता नहीं कुछ बच्चे जाते रहते जी लाइव पढ़ाओ लाइव पढ़ाओ, वो हैबिट की बात हो जाती है। जो बच्चे आपका रिकॉर्डेड पढ़ते उनको पूछो आप, सिंसियर बच्चे को रिकॉर्डेड कितना पसंद आता है, कि हाँ जी दे दीजिए। कभी ना कभी तो ऐसा मिलेगा कि पूरा बैच एक रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा और एक अच्छा सा फाउंडेशन बैच बनाएंगे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए हैं? 4 वंश हुए हैं। पहला वंश है संगम वंश। देखो कितने वर्षों तक शासन किया टोटल, बताएं मुझे। ठीक है, कभी आपसे नहीं पूछेगा कितने वर्षों तक। इसको बोलते सस्ता। संगम, सालुव, तुलुव, अरावीडु बहुत बार क्रम से लगाने को आता है। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कर्नाटक में कितने वंश हुए? तो क्या बोलोगे? सस्ता, संगम, सालुव, तुलुव और अरावीडु, ऐसे याद रखते हैं। ये 1336 से 1485। और ये देखो कुल 20 वर्ष शासन किया है सालुव वंश ने। तो विजयनगर पर सबसे कम शासन किसने किया है? सबसे कम शासन किसने किया है आपका? आप क्या बोलोगे भैया? सबसे कम शासन सुलभ वंश ने। सबसे अधिक समय तक आपका संगम वंश ने शासन किया। तुलुव और अरावीडु, क्या बोले? SSTA। कमलजीत शीमा, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, अब तो हम इन चारों वंशों को क्रम से पढ़ते हैं। 4 वंश कैसे कैसे हैं ध्यान से देखना। ठीक है। संगम वंश 1336 से 1485। 1336 से 1485। पिता इनके संगम थे, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने वंश का, हरि और बुक्का ने संगम नाम रखा। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत जानकारी इधर उधर की भी आएगी, बहुत फोकस करना। संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। हम लोग बोलते हैं हरिहर और बुक्का एक साथ, लेकिन पहले शासक कौन बना? हरिहर, और फिर बुक्का शासक बना। तो पहला मौका किसको मिला है शासक बनने का? हरिहर को। हरिहर 20 वर्षों तक शासक रहा। ठीक है। स्थापना यानी कि उपाधि इसकी वेद प्रतिष्ठापक थी। राजधानी पहली कौन सी बनी? अनेगुंडी। और राजधानी फिर इसी के समय पर बनी है हम्पी, जो यानी कि सेकंड राजधानी बनी, जिसको मैंने विद्यानगर नाम बताया अभी आपको। अच्छा, इनके समय पर जब संगम वंश था उसी समय पर था आपका, क्या बोलोगे, एक होयसल वंश। तो होयसल और आपका संगम वंश का संघर्ष था। होयसल वर्सेज संगम। वर्सेज का मतलब होता है विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, दोनों का संघर्ष होता था। तो 1346 में यानी अपनी गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष में इन्होंने होयसल वंश, जो वारंगल था, यानी कहां पर था ये? तेलंगाना में। आप सब जानते हैं कर्नाटक और तेलंगाना बिल्कुल समीपस्थ हैं। तो इसको इन्होंने हरा दिया। और कौन शासक था होयसल वंश का? बल्लाल थर्ड। क्या बोलोगे? बल्लाल थर्ड था। कहने का मतलब है कि संगम वंश की प्रसिद्धि बढ़ी और ताकत भी बढ़ी, और अपने पड़ोसियों पर उन्होंने सीमाओं को बढ़ाया भी। ठीक है। तो होयसल वंश की राजधानी जो है वो बेलूर या होले बीडू थी। कौन थी? होले बीडू थी। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं होयसल वंश के बारे में। एक द्वार समुद्र था, इसको भी इन्होंने राजधानी बनाया बाद में, प्रमुख नगर भी था इनका। और होयसल वंश के कभी आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है? निरपकाम थे, निरपकाम। और होयसल वंश का जो शासनकाल है वो 317 वर्षों का। ये मत कहने लगना जी निरपकाम 317 साल कैसे जीवित रह गए, बहुत मारूंगा, बहुत पिटाई कर दूंगा इस तरह का बेबुनियाद प्रश्न करेगा कोई तो जी 317 साल। समझ गए ना? पूरा वंश यानी कई शासक। इतनी तो आपको बच्चे अपना, मैं समझूंगा इतना तो मेरे सारे छात्रों में मस्तिष्क होगा। ठीक है।
कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट क्या बोलोगे? बुक्का प्रथम 1356 और 1377। सर सारागढ़ी का युद्ध क्या था? सारागढ़ी का युद्ध तो बच्चे वो आधुनिक समय का युद्ध था, अफगानिस्तान से लड़ा गया, अफगानिस्तानियों से लड़ा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आपने देखा नहीं, केसरिया में केसरी अक्षय कुमार ईसर सिंह के नेतृत्व में वो 22 ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिख लोग भिड़ गए थे अफगानियों से। ठीक है, आगे आएंगे। बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम 1356 से 77, यानी किसके बाद शासक बना बुक्का प्रथम, जरा बताएं? हरिहर के साथ में बना। और मदुरै को, मदुरै कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु। आप एक बात देख रहे होंगे भैया कि ये लोग कहां पर हैं? आपका कर्नाटक में हैं। कहां पर हैं ये लोग? थे आपका गुजरात से नीचे कहां? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे आपका कर्नाटक में। तो ये लोग तेलंगाना की तरफ भी जीत रहे हैं, ये लोग तमिलनाडु की तरफ भी जीत रहे हैं, यानी संगम वंश की ताकत बढ़ रही है। और इसी समय थे बहमनी। बहमनी, मुझे बताएं बहमनी वंश की स्थापना किसके समय पर हुई थी? मैंने आपको बताया था हसन गंगू ने 1347 में बहमनी वंश की स्थापना की। किसकी? बहमनी वंश की स्थापना की। बार बार मैंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराए हैं इससे रिलेटेड। तो क्या बोलेंगे? 1368 में मोहम्मद साहब बहमनी को किसने हरा दिया था? तो इन्होंने बहमनी को हरा दिया और उनसे रायचूर दोआब, दोआब मतलब दक्षिण में जो उपजाऊ भूमि थी, दोआब बोलते दो भूमि के बीच का समय, सॉरी दो भूमि के बीच का कह रहा हूं, दो नदियों के बीच की, दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसको कहते हैं। यहीं पर क्या बोलेंगे? मुदगल किले में अदौनी का युद्ध हुआ, ये वाला युद्ध जो है, और अदौनी के युद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ, यानी बारूद का प्रयोग करने लग गए आपका संगम वंश के लोग। और किसको इन्होंने हरा दिया? आप कहेंगे बहमनी वंश को हरा दिया। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, वेरी गुड। ठाकुर विवेक सिंह, वेरी गुड, बहुत शानदार। अर्चना सिंह, मोहम्मद बिन तुगलक, एकदम ठीक लिखा है। हसन गंगू, शुभम सिंह, आपने भी ठीक लिखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। एक हमारे मित्र ने लिखा है होयसल आपका 42वीं साइट हो गई, बहुत शानदार, बहुत गजब। फिर आता है हरिहर सेकंड। तो पहले हरिहर प्रथम था, अब हरिहर द्वितीय। द्वितीय समझ गए ना, यानी उसके द्वितीय क्यों लगाते थे लोग? ताकि अलग पहचान बन पाए, एक अलग, कि वो प्रथम था और मैसेज जाता था। आप कहेंगे भैया ये अलग ही नाम नहीं रख लेता, अपना नाम आशीष रख लेता? तो आशीष नाम में उतना वजन नहीं था जितना हरिहर द्वितीय नाम में था, क्योंकि हरिहर प्रथम पहले शासन कर चुका था। तो लोगों को जब मैसेज जाता था हरिहर द्वितीय, यानी इनसे पहले भी इनके वंश का कोई शासन कर चुका है, और हरिहर ही उसका नाम था, ये उसके वंशज हैं। तो ये ताकत को दर्शाता था। इसने भी आपका मोहम्मद शाह द्वितीय को हराया बहमनियों में, और गोवा और दाभोल जीत लिए। ये जानकारी आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद विरूपाक्ष हुआ, फिर बुक्का सेकंड हुआ, बुक्का सेकंड। ठीक है, तो हरिहर प्रथम, फिर बुक्का, फिर हरिहर द्वितीय, फिर विरूपाक्ष, फिर बुक्का सेकंड। देवराय प्रथम हुआ, देवराय प्रथम 1406 से 1422। इसने भी बहमनियों में फिरोज साहब बहमनी जो था उससे संघर्ष करने के लिए चला, लेकिन इस टाइम तक बहमनियों ने वापस से क्योंकि अब संगम कमजोर हो चुके थे, हरा दिया। यानी फिरोज शाह बहमनी से हारा है कौन? देवराय प्रथम। तो आपसे पूछे संगम वंश का वह कौन सा शासक था जिसको बहमनियों ने पराजित कर दिया, या फिरोज शाह बहमनी ने पराजित कर दिया? तो आप कहेंगे भैया जी देवराय प्रथम था। इसको बोलते सोनार की बेटी का युद्ध। लेकिन बाद में क्या हो गया? देवराय प्रथम हार तो गया, लेकिन इसने वारंगल जीत रखा है ना इन्होंने। होयसलों को जब इन्होंने जीता तो क्या बोलेंगे? वारंगल को इन्होंने जीत रखा था, हाँ जी। तो उन्हीं की मदद लेकर इसने फिरोज शाह को हराया। इटली से निकोलस कोंटी भारत आया। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे जी? आपका देवराय। एक दोस्त कह रहा है इस समय पर देवराय के समय बाबर था। बेटा 1406 में बाबर था क्या? सोचो जरा, बोलेंगे फटाफट से, बोलो, सच सच बोल दो इस बात को कि सच में क्या आपको मैंने ये पढ़ाया कि बाबर 1406 में था? ठीक है। इटली से निकोलस कोंटी भारत आया, और श्रीनाथ विद्वान किसके दरबार में रहता था? देवराय प्रथम के। और श्रीनाथ विद्वान की ही रचना है आपका हरविलास, बहुत प्रसिद्ध रचना है दक्षिण की, हरविलास।
देवराय द्वितीय 1424 से 1446 रहा। रचना है महानाटक सुधानिधि। मित्र, जब तक आप रटते रहेंगे ना तब तक ऐसी ही गलतियां करोगे। बताओ, देवराय नाम रट रखा है, आपको लगता है वो बाबर के समय, आपको मतलब ही नहीं है कि वो देवराय प्रथम है, क्या साल लिखा हुआ है उसका। देखना, सारे बच्चों ने लिखा है बाबर 1526 से लेकर के 1530 है। अर्पित मिश्रा जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। सारे दोस्तों ने लिखा जी नहीं था। क्यों करते हो बच्चा ऐसे। गज बेटकर की उपाधि, यानी कि हाथियों को भी हरा दे, क्या बोलोगे, आपका देवराय द्वितीय था। सबसे महान शासक देवराय द्वितीय को कहा माना गया है, किसका, संगम वंश का। कभी पूछे संगम वंश का सबसे महान शासक, तो कौन है संगम वंश का, देवराय द्वितीय। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक इसी के समय पे। अब्दुल रज्जाक नामक आपका जो ईरानी ईरानी जो क्या बोलोगे, ईरानी कौन है, ये आपका यात्री है, एक विदेश से आने वाले यात्रियों से प्रसन्न बनते हैं। अंतिम शासक कौन रहा संगम वंश का, क्या बोलोगे, प्रोढ़ राय। यानी संगम वंश को मैं देखूं तो 1336 से लेकर के आपका कब तक रहा है दोस्त, आपका मैंने बताया था आपको 1336 से शुरू हुआ आपका, और लगभग आपका आते आते क्या बोलेंगे, जब आपका 15वीं शताब्दी का खत्म होने वाला था तो ये भी खत्म हो गया। स्थापना इसकी 1336 में शुरू की किसने, आपका हरिहर प्रथम ने, वह शासक बनता है। 1336 से लेकर के 1356 तक वह शासक रहा था, 1356 तक। और क्या बोलोगे आपका, फिर इसके बाद में आपका प्रोढ़ राय अंतिम शासक हुआ, और प्रोढ़ राय पर क्या हो गया, ये आपका अंत हो गया संगम वंश का। ये पहला वंश था जिसने सबसे लंबा शासन किया, जिसमें देवराय सेकंड सबसे ज्यादा प्रचलित हुए। ठीक है, आ गया। दूसरा वंश कौन सा हुआ, मैंने बोला संगम के बाद में, फिर आपका सुलुभ, फिर तुलुभ, फिर अरावीडू, यही बताए ना, सस्ता। अच्छा बताइए, ये कितने वर्षों तक बताया था, सुलुभ वंश सबसे कम शासनकाल 20 वर्ष तक। इसके जो संस्थापक है उनको बोलते हैं नरसिंह। कौन, नरसिंह। प्रथम बलपहार भी इनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बलपहार का मतलब क्या है, कि जो अंतिम शासक है संगम वंश के प्रोढ़ राय, उनसे इन्होंने बलपूर्वक सत्ता को ले लिया, बल के द्वारा सत्ता को ले लिया। और जब बल यानी ताकत के द्वारा सत्ता ले ली जाए, यानी बल आभार, क्या बोलेंगे, बल आभार। तो तुलुभ वंश के संस्थापक, क्या बोलोगे, सुलुभ के बाद में फिर तुलुभ आए। तुलुभ वंश के जो संस्थापक हैं वीरन सिंह, इन्होंने भी सिंहासन को इसी तरह हासिल किया, तो इनको द्वितीय बलपहार इतिहास में कहा जाता है। याद है मैंने इस तरह के आपको टाइटल बताए थे, प्रथम पितृहंता और द्वितीय पितृहंता। प्रथम पितृहंता जानते हैं कौन था, बताएं जरा। जिन दोस्तों ने हरियक वंश का रिवीजन किया होगा वो जानते होंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, 20 वर्ष सारे दोस्तों का। तो संगम सबसे बड़ा, फिर सुलुभ, फिर तुलुभ। फाउंडर दोनों के याद रख लिए, नरसिंह, वीरन सिंह। इसके कौन थे, हरिहर थे, हरिहर प्रथम। ठीक है, तो इन दोनों को प्रथम बलापहार और द्वितीय बलापहार कहा गया है। और जैसे ही आपका दोस्त तुलुभ वंश आता है, तुलुभ वंश में एक शासक हैं कृष्ण देव राय सेकंड। मेरा जिस दोस्त ने कहा था कि इनके समय पर बाबर था, उस मेरे भाई को यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये है वो कृष्ण देव राय, देवराय नहीं, कृष्ण देव राय हैं। तो कृष्ण देव राय का शासनकाल आपको याद करना ही होगा। क्या बोलेंगे, ये पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे। अगर मैं कहूं इनका संबंध किस वंश से है, तो क्या बोलोगे आप, भैया जी तुलुभ वंश से है। किससे है मित्र, तुलुभ वंश से इनका संबंध है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक, इन्हीं को अभिनव भोज आंध्र पितामह है, या आंध्र भोज यानी आंध्र प्रदेश में शासन, कर्नाटक में शासन करने वाला कहा गया। इनके समय में तेलुगु साहित्य का, इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। तेलुगु साहित्य का, यानी तेलुगु साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला। जैसे मित्र मैंने आपको कहा था कि चित्रकला को सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में किसने महत्व दिया, तो आप कहेंगे जहांगीर को दिया। स्थापत्य कला को भैया जी शाहजहां ने दिया। अगर मैं आपसे कहूं पूरे इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, आप कहेंगे गुप्तों को कहा जाता है। ठीक है, और इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद, जिसको विश्वविद्या भी कहते हैं, बहुत पूछा जाता है अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में हुई, किसने की, तो किसने की है, कृष्ण देव राय द्वितीय ने की है। बाबर ने जब शासन किया तो बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी बाबर ने, ये बताना जरा।
तुजु के बाबरी में दक्षिण का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय को बताया है। बाबर अपनी किताब में तुर्की भाषा में चगताई तुर्क में जो उसने किताब लिखी, उसने जिक्र किया दक्षिण का, और दक्षिण का सबसे शक्तिशाली शासक किसने बताया? उसने आपका कृष्णदेवराय को बताया। ठीक है, कृष्णदेवराय को बताया है। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराकर इन्होंने तेलंगाना क्षेत्र को जीता था। पुर्तगालियों से इनकी मित्रता थी, घोड़े इन्होंने पुर्तगालियों से लिए थे, और 2 पुर्तगाली यात्री इनके समय पर घूमने आए कृष्णदेवराय के समय। कहाँ से? पुर्तगाल से। बाराबोसा और डोमिंगो पायस, बाराबोसा और डोमिंगो पायस किसके समय पर आए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि भैया ये आपका कृष्णदेवराय के समय पर आए थे मित्र। किनके? कृष्णदेवराय के समय पर आए थे, कृष्णदेवराय सेकंड के समय पर। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्ट दिग्गज, जैसे मित्र मैंने बताया था आपको 380 से 414 तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। थम्स अप करके बोले उनके सारे नवरत्न आप जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्नों की जानकारी मैंने दी, अकबर के 9 रत्नों की जानकारी मैंने आपको दी, मित्र जानते हैं क्या? हाँ, आप कहेंगे जैसे वहां पर फेमस है महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, ऐसे ही वहां पर आपके वराहमिहिर प्रसिद्ध हैं। जैसे अकबर के समय पर बीरबल की बहुत प्रसिद्धि है, ऐसे ही विद्वान अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज मतलब 8 लोग हैं इसमें 9 नहीं है, अष्टदिग्गज 8 विद्वानों में रहते थे। एक तेनालीराम बहुत विद्वान है, उतने ही हाजिर जवाब जितने बीरबल थे। तेनालीराम की बुक्स हैं दोस्त आपका पांडुरंग महात्म्य, पेद्दन और नदी तिम्न। क्या बोलोगे? पेद्दन, नदी तिम्न और आपका क्या बोलेंगे? पांडुरंग महात्म्य। ये किसकी बुक है? तेनालीराम। तो बहुत बार पूछा जाता है तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय द्वितीय के। कृष्णदेवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित है मित्र? भैया जी तुलुब वंश से, तुलुब से। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों के थम्स अप मैं देख पा रहा हूँ मित्र। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि अपने बच्चे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। जो नहीं करता होगा भाई प्लीज मान जाना, आपको भी करनी होगी, एक ना एक दिन तो करनी होगी। तो जिंदगी में कल अगर कुछ अच्छा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो कीजिए, है ना, अभी कीजिए। जिसका मन भी नहीं लगता होगा मित्र, याद कर लो भैया एकमात्र सॉल्यूशन है ध्यान से पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना और रिवीजन करना बार बार, और कुछ नहीं। अच्युदेव राय थे आपका 1529 में, कृष्णदेवराय जी के बाद में बने। इनके समय पर आया नूनीज पुर्तगाली भारत की यात्रा करने। ठीक है, नूनीज पुर्तगाली इनके दरबार में आया था। सदाशिव राय, क्या बोलोगे? इनके बाद में सदाशिव राय थे, लेकिन सदाशिव राय के हाथ में शक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही। इस समय शक्ति जो थी वो मंत्री था इनका रामा राय, मंत्री के हाथों में थी, मंत्री के हाथों में। और विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण भी जो माना गया है, वो इतना कमजोर शासक है सदाशिव राय, इसको माना गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण दोस्त तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है जो इसके समय हुई। तो राजा तो ये है सदाशिव राय, लेकिन शक्ति है क्या इसके पास? आप कहेंगे नहीं। शक्ति किसके पास है? रामा राय। और इस समय आपका अली आदिल शाह जो बीजापुर से था, कर्नाटक में ही बीजापुर से अली आदिल शाह था। इसकी नज़र थी कि इस कमज़ोर होते लोगों को मैं हराऊं, तो इसको बोलते हैं हम बन्नी हट्टी का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध, या राक्षसी तांगड़ी गांव का युद्ध बोलते हैं। कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 को। जीत किसकी हुई है? अली आदिल शाह की इसमें जीत हुई, यानी कि संगम वंश की हार हो गई। संगम कह रहा हूँ, विजयनगर वंश की हार हो गई, क्योंकि यह समय तो आपका तुलुब वंश का है। क्या बोलेंगे? यह समय तो आपका तुलुब वंश का है। ठीक है, हार हो जाती है, कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर आता है अराविडु वंश। तो आप मुझे बताएं अराविडु वंश के शासक क्या आपका बहुत सरवाइव कर पाए होंगे? आप कहेंगे नहीं, ये तो छिटपुट शासक रहे जगह जगह, क्योंकि सेंट्रल जो कमांड थी वो तो बिखर गई। अब बहुत गिरता हुआ शासन है, गिरते गिरते इन्होंने छिटपुट 2-4 गांव में इस तरह से शासन किया। तो सबसे कमजोर वंश किसको कहते हैं? आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य का सबसे कमजोर वंश कौन सा रहा? विजयनगर साम्राज्य का सबसे कमजोर वंश कौन सा रहा? अच्छा, 3 बजे की क्लास एक बार थम्स अप करें, कितने बच्चों ने किए हैं वो सेट? मैंने लगातार बहुत सारे प्रश्न में अक्सर हर रोज सही एक प्रश्न लेके आया था विजयनगर का, हर रोज। ऐसा तो नहीं है कोई कि मेरे कहने के बावजूद सोच रहा हो कि नहीं जी लगाऊंगा ही नहीं सेट।
जिद पकड़ रखी हो किसी ने, तो भाई साहब फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सीपीओ का कल का पेपर देखिए। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देने जा रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए होने वाला जीएस का पेपर कल उठाइए। मित्र, विश्वास दिलाता हूं शायद कल आप भी सीपीओ देंगे, या आप में से कुछ ने दिया होगा। आप लोगों से विश्वास के साथ कहना, आप बोलना मेरे भाई की क्लास होती है 3 बजे, देख लो एक बार। कोई आपसे कहे ना कि जी नहीं ये वो ये वो कोई कहानी बनाए, बोल देना एक बार क्वेश्चन उठा लो सीपीओ के कल वाले जो आए हैं, और ऐसी इस यूट्यूब की या इस एप्लीकेशन की कोई एक क्लास दिखा दो जो अपने आप में पूर्ण हो। मित्र, अकेली 3 बजे की क्लास है जो कल के सीपीओ के पेपर को नेस्तनाबूद कर सकती है। सब लोगों ने वर्षों कितना पढ़ाया सी, हमने कितना वर्षों, मैं कह रहा हूं वो 3 बजे की क्लास अकेले ढेर कर सकती है, अकेले। ये कॉन्फिडेंस है तुम्हारे लिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं मित्र, अगर ये पेन हाथ में है ना तो प्रश्न आएंगे, रोक नहीं सकता कोई। आजकल बड़ा दुख होता है, इरेवलेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी किताबों को पढ़ रहे हैं, कह रहे, और लोग गाइड भी कर रहे हैं, कह रहे मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं सीजीएल में सेलेक्ट हो गया। बच्चों को दिल्ली पुलिस की रणनीति बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये पढ़ लो, तुम लुसेंट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। कौन जिम्मेदार है अगर बच्चे ने स्ट्रेटजी मान के पढ़ ली ऐसी किताब कोई, या अन्य कोई किताब, तो कोई फुलफिल है क्या आज के एग्जाम के हिसाब से? लुसेंट बता, लुसेंट से अच्छा बच्चे को पिनिकल बता दो, पिनेकल सही किताब है। अभी तक मार्केट में नहीं थी, मैंने कहा था हम बहुत अच्छी किताब तैयार कर रहे हैं प्रीवियस ईयर और अब, क्योंकि पिनेकल में अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया गया है। पिनेकल में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार किया गया है, वो एक अच्छी किताब बन जाती है। अकल को बच्चा किसी की गाइडेंस को फॉलो कर ले, नहीं होगा, फिर कौन जिम्मेदार है? तो भाई इन लोगों से बोला करो कि भाई प्लीज ऐसी स्ट्रेटजी बताया करो जो काम की हो, ऐसे नहीं कि व्यूज के लिए कोई कुछ भी बोल दे। मैं रोज स्ट्रेटजी बनाने लगूं, रोज लाखों बच्चे देख लेंगे, कोई फायदा उस बात का? बनाई थी ना मैंने स्ट्रेटजी 3-4, मैंने कहा एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा, ठीक है, एक बनाएंगे और 10-12-15 दिन बाद आपके लिए, ओके, देखना उसको को काम आएगी, लास्ट टाइम पे, लास्ट मंथ पे बनाएंगे। क्या बोलेंगे? सबसे कमजोर इसका संस्थापक कौन है? तिरुमल, राजधानी पेनागुंडा, ठीक है। वेंकट द्वितीय रहा इसके बाद में शासक, जिसने चंद्रगिरी अंतिम राजधानी बनाई। और अंतिम शासक बच्चे कौन है? पूरे विजयनगर साम्राज्य का, जो हरिहर से शुरू हुआ, किस पर खत्म हो गया? रंग थर्ड पर खत्म हो गया। वेंकट द्वितीय के बाद में जो रंग थर्ड आया, ठीक है। करनी है मित्र वो क्लास, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे बेटा, आप उस क्लास को ज्यादा करोगे तो एक्स्ट्रा, है ना, लेकिन मुझे खुशी मिलती है उससे। जब मेरे पास मेरा कोई भाई आके मुझे मिलता है ना, गुरुजी धमाल मचा दिया, नौकरी ले ली, 3 बजे के सेट से जीएस पढ़ी है सिर्फ, फिर कुछ लगता ही नहीं, लगता है जिंदगी में सब कुछ वसूल है, ठीक है। आगे आगे बच्चा, बुक हम लेके आते, बीच में जीडी का टारगेट आ गया, थोड़ा बुक का पूरा अच्छे से टारगेट था, बुक लगभग तैयार भी थी, है ना। बुक अभी मैंने टारगेट भी दिया बुक टीम को, हमारी टीम उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। 10 तारीख तक उन्होंने मुझसे बोला हुआ है कि वो उस ऑब्जेक्टिव बुक को तैयार कर लेंगे, और मेरा मन है कि वो 15 तक तो एटलीस्ट आ ही जाए, तो बच्चा कम से कम प्रैक्टिस तो अपनी बना लेगा, है ना, लास्ट मंथ में। तो 15 के करीब आप उम्मीद कर सकते हैं। वो 15 सितंबर पहले टारगेट था, मुझे पता है, लेकिन आप 1 महीने में प्रैक्टिस लगा लोगे अगर आपने पढ़ा है। 3 बजे का सेट किया है तो आराम से प्रैक्टिस लगा लोगे, ठीक है। और अगर थ्योरी पढ़ रखी, थ्योरी मैंने कहा बेसिक पढ़ो हमेशा, कहीं से थ्योरी पर बहुत ज़्यादा गौर देनी ही नहीं है। मैंने कहा था आपसे पहले ही गाइड किया था, थ्योरी बहुत बेसिक पढ़ के रखो, और उसके बाद में आज अपडेटेड कंटेंट एसएससी का क्या है उस तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। आगे आए, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा विजयनगर, तो बंगाल भी तो स्वतंत्र हुआ था, हाँ जी। बंगाल का पहला नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां, सन 1700 में। 1700 में कौन शासक था बताएंगे? आप कहेंगे भैया औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या कहा? औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को भेजा, मुर्शिद कुली खां को भेजा कि भाई तू जाके बंगाल में पैसे कलेक्ट कर लोगों से, जो रेवेन्यू है मुगलों का, और वो यहाँ दिल्ली भेज, दिल्ली भेज। तो बोलेंगे सन 1700 में बंगाल का दीवान औरंगजेब, क्या बोलोगे? सन 1700 में बंगाल का दीवान औरंगजेब ने इसको बनाया था।
बनाया। दीवान मतलब जिम्मेदारी दी गई इसको। सन 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई थी, आप सब जानते हैं। भाई ये गेट खोल दो, बहुत जलन हो रही है आंखों में। इसमें कुर्सी लगा दो एक, इस गेट पर ना कुर्सी लगा दो ताकि ये खुला रहे। सॉरी। 1707 में औरंगजेब की जब मौत हो गई बच्चे, औरंगजेब जब मर जाता है तो उसका पोता, औरंगजेब के बाद में उसका पोते को अजीम शान है, उसको मिलती है जिम्मेदारी कि भाई बंगाल का जो पैसा आता है उसकी देख रेख कर। ये मुर्शिद कुली खान ठीक से पैसा भेजता है नहीं। तो ये अजीम शान किस पक्ष में था? ये अंग्रेजों के पक्ष में था। मुर्शिद कुली खान ने इसका विद्रोह कर दिया, बोला तू नेता ज्यादा बड़ा, औरंगजेब को देते थे, तुझको थोड़ी देंगे, तुझको नहीं मिलेगा कुछ भी। और अब से पहले जो राजधानी ढाका थी, इसने कहा ढाका में इनका मुगलों का कंट्रोल अच्छा है अंग्रेजों के साथ में, तो इसने ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद, आज वाले बांग्लादेश की तरफ, इसने अपनी राजधानी कि अंग्रेजों का जहां प्रभाव था वहां से हटा दी गई, हटा दी गई। सर 45 दिनों में 70 सेट कैसे करें? बेटा आप तो 15 दिन में 70 सेट की भी पूछोगे मुझसे कुछ दिन बाद। उस दिन से नहीं बोल रहा था मैं तुमसे सेट कर लो सेट कर लो, उतने दिन से मैं चिल्ला रहा हूं, उतने दिन से मैं एक्स्ट्रा प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों के लिए वो लोग ठीक है क्या जो पेड पेड में पढ़ा देते हैं? बस घंटों की मेहनत हुई है, घंटे लगते हैं उस कंटेंट को बनाने में, घंटों लगते हैं उस कंटेंट को याद करने में। उस दिन से बोल रहा हूं कर लो, कह रहे कि भैया 30 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में कैसे कर लूंगा मैं तैयार? गलत बात है मित्र, बहुत गलत बात है। आपको गाइड इसीलिए किया जाता है ना भाई साहब, आप उसको फॉलो करें, और आप फॉलो नहीं करते, ये हर्ट करने वाली बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? हैं? ऐसे थोड़ी तुम 10 दिन में उतना कर लो जितना और बच्चों ने किया है। वो छात्र तुमसे हमेशा आगे रहेगा ना जिसने बहुत मेहनत की है। कितने सारे बच्चों के पास, मेरे पास मैसेज है, भैया 80 सेट फिंगर टिप्स है, कहीं से कुछ पूछ लो। उस बच्चे को मात देना चाहते हो, गलत बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ एक लड़का कल आया कह रहा कि जी जीएस आज तक पढ़ी नहीं है, 1.5 महीने में दिल्ली पुलिस में लगना चाह रहा हूँ। ऐसे तैयारी नहीं होती मित्र, ऐसे तो सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। हाँ मेहनत कीजिए, दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आइए, दिखाइए कि अभी मैं 1.5 महीने पहले मेरे 5 नंबर आते हैं, मैं 1.5 महीने में कितना बेहतरीन कर सकता हूँ। सिलेक्शन के लिए ना जाइए, मेहनत कीजिए खुद को प्रूव करने के लिए। सिलेक्शन तो मिल ही जाना, आगे आने वाली परीक्षाओं में मिल जाना है। अब 45 दिन में 70 सेट करने तो हर दिन 2 सेट करने पड़ेंगे, कीजिए। तब से कर रहे होते तो रोज ना हो जाता, अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जागिए रातों को। 1717 में फर्रुखसियर ने इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया, किसको? मुर्शिदाबाद वाले, किसको आपका मुर्शिद कुली खां को सूबेदार, यानी कि इसका प्रमोशन कर दिया। अब इसने क्या किया कि 1719 में मुर्शिद कुली खां ने 1719 में क्या करता है ये, 1719 में इसने उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया, यानी उड़ीसा को किसके? बंगाल के अधीन कर लिया, और इजारेदारी प्रथा शुरू कर दी। ये इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा का मतलब था कि भाई हमको बहुत सारा टैक्स वसूलना है, बहुत सारा टैक्स वसूलना है, बहुत सारा टैक्स वसूलना था। तो टैक्स कैसे वसूला जाए? इसने कहा 5 वर्षों का एक ठेका दे देते हैं, एक पंचवर्षीय ठेका दे देते हैं कि तुम लोग बोली लगाओ, बोली लगाओ कि भाई कौन ज्यादा पैसा इकट्ठा करके नवाब को देगा। तो लोगों ने बोला भैया मुझे 100 रुपये में ठेका दे दो, मैं तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसा पहुंचाऊंगा, इस 100 बीघे जमीन का टैक्स वसूल करके मैं दूंगा। किसी ने बोला 105 रुपये में मुझको दे दो, एक बोला 200 रुपये में ठेका 5 सालों के लिए मुझको दिया जाए, सबसे ज्यादा टैक्स मैं पहुंचाऊंगा। तो बोली का सिस्टम कर दिया, इसको जारेदारी प्रथा। ये फ्लॉप हो गई थी हालांकि बाद में, लेकिन जनक कौन है? वो आपका मुर्शिद कुली खां ही था। इसके बाद में सुजाउद्दौला आया, ये कौन है? ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था, मुर्शिद कुली खां का दामाद, खां का दामाद। उसकी मृत्यु के बाद में उसका दामाद क्या आ गया? सुजाउद्दौला मोहम्मद खान। 1727 से 1739 रहा। 1732-33 में, हालांकि 32 में इसने प्रयास किए थे और 33 में सफल हुआ था पूर्ण। 32-33 में इसने बिहार को बंगाल में मिला लिया। इससे पहले क्या मिला था? बंगाल के नवाब थे,
तो आपसे पूछता है बंगाल में उड़ीसा का विलय किस नवाब ने किया था, आप कहेंगे मुर्शिद कुली खां। तो ये दोनों एक हो गए। अब इन दोनों में अगर आपसे पूछे कि इसमें आपका बिहार का विलय किसने किया, सुजा उद्दौला ने किया, सुजा उद्दौला ने, ठीक है, सुजा उद्दौला ने, जो मुर्शिद कुली खां का दामाद था। मुर्शिद कुली खां के इस दामाद ने अपना सूबेदार यानी सैन्य कमांडर, सैन्य शक्ति कमांडर बनाया अली वर्दी खां को। किसको? अली वर्दी खान को, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका तीसरा सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 40 रहा, ठीक है। सरफराज खान को ही हम क्या बोलते हैं, हैदर जंग। ये क्या है, इसका अन्य नाम था। किसका? सरफराज खान का अन्य नाम था। सरफराज खान है कौन जी? ये जो दूसरा नवाब है आपका बंगाल का, उसका बेटा है ये, यानी कि ये सुजा उद्दौला का बेटा है। कौन है ये? सुजा उद्दौला का बेटा है। तो ये भी आपका मुगलों के अधीन बंगाल का नवाब बना। लेकिन होता क्या है कि जब ये गद्दी पर आया सरफराज खान, तो ये अयोग्य है। अयोग्य का मतलब ये आपका कैपेबल नहीं है कि ये नवाबी कर पाए, नवाबी कर पाए। बहुत ज्यादा विलासी व्यक्ति था। तो यहां पर अली वर्दी खान जो पहले से सैन्य कमांडर है, जानते हैं कहां पर? अभी बताया मैंने आपको कि अली वर्दी खान को सूबेदार किसने बना लिया था? इसके पिता ने। तो सेना में अच्छी खासी पकड़ थी अली वर्दी खान की भी। तो अली वर्दी खान वर्सेज सरफराज खान एक संघर्ष हुआ, जिसमें अली वर्दी खान के जो सहयोगी बने, उसके सहयोगी उस समय उसने अपने साथ कर लिया किनको? बंगाल के जगत सेठ, जो एक धनी व्यक्ति थे, और हाजी अहमद, जिनकी सैन्य प्रशासन में एक अच्छी पकड़ थी। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, मैं करके दिखाऊंगा 45 दिनों में 70। भाई ये जज्बा चाहिए, एक दिन में 2 करना है, ठीक है, बहुत पहले कर लोगे। संघर्ष अगर करने को तैयार हो, ये पूछोगे जी कैसे करूं, तो रोती हालत में ये बोलो मैं करके दिखाऊंगा, ये लगता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो क्या बोलोगे? सरफराज खान ये पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है बंगाल का नवाब है। तो एक ही वर्ष रह पाया। इसके बाद में अली वर्दी खान, क्या बोलोगे? अली वर्दी खान ने इसको हरा दिया जगत सेठ हाजी अजी के साथ मिलके। तो अली वर्दी खान आया, तो अली वर्दी खान ने कहा कि अब तक जो बंगाल के नवाब थे वो मुगलों को पैसा भेजते थे, मुगलों को पैसा इकट्ठा करके भेजते थे। इसने कहा कि भैया पैसा वैसा रोज रोज नहीं भेजेंगे, इकट्ठा एक पैसा बता और इकट्ठा ले ले, बात खत्म कर, और ये बोल दे मैं स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर एक स्टिकर मोहर लगा दे। क्या रोज रोज का, तुम यहां पैसे मांगने आते हो, फिर हम पैसे देते हैं। रंगीला को इसने, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला तो रंगीला ही है, आपको पता ही है। रंगीला के किस्से मैंने तुम्हें बताए ना, इसको मतलब ही नहीं है दिल्ली डूबती है, डूब जाने दो, कल डूबती हो आज डूब जाए। तो इसने रंगीला को 20 करोड़ रुपए दिए एक साथ, और ऑफिशियली ये घोषणा करवाई कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं वास्तविक नवाब हूं। उसे यार रंगीला क्या दिक्कत थी? रंगीला बोला तुम 10 करोड़ ही देते थे तो बहुत थे, ऐसा मन में आ गया होगा। रंगीला ऐसा ही था, जब इसने 20 करोड़ दिए होंगे तो रंगीला के मन में एक बार को आ गया 10 करोड़ में भी काम बन जाता। मुगलों को नजराना यानी जो गिफ्ट जाते थे, जो टैक्स थे, वो देना बंद कर दिया, क्योंकि उसने इकट्ठा पैसा दे दिया। लेकिन इसकी परेशानी मुगलों से तो निपट गया। अब इसके समय पे मराठे भी एक्टिव थे, मराठों के भी आक्रमण होते थे। मैंने बताया था 1740 का समय वो था जब बाजीराव थे, 1720 से 40। तो इस टाइम पे मराठा भी पूरे एक्टिव थे। तो मराठों का आक्रमण हुआ। इसने क्या किया? उड़ीसा को पहले तो मराठों को दे दिया, रघुजी भोंसले थे, और साथ में उनको 12 लाख रुपए वार्षिक देने का वादा भी किया कि भैया 12 लाख भी पहुंचाऊंगा, मुझको बख्शो। तो वो फ्री होना चाह रहा है अली वर्दी खान कि जो देना हो सो दे दो, मेरे ऊपर कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। बूढ़ा आदमी हो चुका है। इसका अली वर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था। इसको अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम था। तो छोटी बेटी का जो पुत्र है सिराजुद्दौला, बेटी का पुत्र कौन हुआ? देवता हुआ, दोहित्र जिसको आप कहते हैं, दोहिता जिसको आप कहते हैं। तो सिराजुद्दौला कौन है? ये अली वर्दी खान का देवता था। इसने इसको बंगाल का क्या कर दिया? बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अली वर्दी खान अंग्रेजों से भी बचता था, अंग्रेजों से बचता था। कहता था कि ये यूरोपीय जो है ना, ये मधुमक्खी हैं, अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी,
और अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और अगर इनको छेड़ दिया तो ये काटेंगी। ये दूर रहता था उनसे भी, मतलब मुक्त आदमी है। तो क्या बोलेंगे, इसका देवता सिराजुद्दौला बना। तो इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र को बनाया। इसकी दो बेटी और थी, दो बेटी और थी। दो बेटी खुश होंगी कि नाराज होंगी, बताएं जरा आप। भैया राजा बनने की बात है, छोटी मोटी बात हो कि बड़ी बुआ को 1 किलो मिठाई दे दी और छोटी बुआ को 2 किलो मिठाई दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिगड़ेगी बुआओं की। लेकिन एक बुआ को आप ऐसे समझो 500 बीघे खेत दे दो और एक बुआ को कुछ ना दो, दोनों बहनों की बात बिगड़ जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 99%। कोई बोले जी मैं हमारी बुआओं की नहीं बिगड़ेगी, तो बात अलग है, आपकी बुआ बहुत अच्छी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे, दो बेटी और थी, तो दिक्कत हो गई भाई साहब, दिक्कत हो गई। जो दो बेटी थी उनके भी तो पुत्र हैं, वो भी तो अपने अधिकारों के लिए कहेंगे कि हमारे बेटों को भी तो मिलना चाहिए, हमारी जीजी के बेटे को ही क्यों मिले, हमारी जीजी के बेटे को क्यों मिलेगा। ठीक है, आगे सिराजुद्दौला 1756 से 57। सर जी ऑफलाइन टीचर एक न भैया बताया होगा, देखो सब मेरे गुरुजी हैं, सारे टीचर मेरे गुरुजी हैं इस देश में, इस धरती पे जो कोई पढ़ा रहा। मैं तो खुद को अध्यापक ही नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ भैया मैं अध्यापक ही नहीं हूँ। मैं आज हिंदी की क्लास में बच्चे से कह रहा था, अपने फेवरेट शायर हैं जॉन एलिया साहब, वो स्टेज पे बैठे रहते, वो ये कह देते अपन यार शायर ही नहीं है, ये फकत फाकरी ने हमको शायर बना दिया। तो ऐसे ही हम कह दें यार हम अध्यापक ही नहीं है, ठीक है, हमको तो अध्यापक बना दिया तुमने। तो कौन क्या कहता है मेरे दोस्त, तुम्हें एक हकीकत बताऊं, और आज के बाद इस बात को देखना, वेरीफाई करना। मैंने स्टैटिक जीके अब से 2 साल पहले पढ़ानी शुरू करी, तब ये सब्जेक्ट नहीं होता था मार्केट में, इसको कोई नहीं पढ़ाता था। आज तुम कोई एक क्लास मेरी उठा लेना, और आज के टाइम पे जितने भी इस यूट्यूब पे नामी गिरामी नामचीन पुराने धुराने सुराने टुराने जितने भी अध्यापक हैं, सबका बहुत सम्मान है। लेकिन एक बात की बड़ी तकलीफ होती है, ये जो लोग खुद को अध्यापक कहते हैं अपनी तरफ से एक अक्षर तक नहीं जोड़ पाते अपने कंटेंट में। सबको नवीन शर्मा का कंटेंट चाहिए, हूबहू उतार रहे हैं लोग, हूबहू, कोई एक अक्षर एक तीर तक लोग अलग नहीं बना रहे हैं। मैं अपनी क्लास में जहां हंसता हूं मास्टर वहां हंस रहे हैं, उसी तरह के व्यंग्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद बच्चा इसलिए पसंद करता होगा। स्टैटिक, हिस्ट्री, प्राचीन पढ़ाएगी, पॉलिटी पहले बैचेस में पढ़ाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, वेरीफाई आप कर लोगे। किसी की क्लास देखो, हिंदी की क्लासेस लोग पढ़ा रहे हैं सेम। बात ये नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बच्चे तक पहुंचता है, उसको समझ में आता, शायद मेरे द्वारा ना समझ में आया हो उसको आपके द्वारा आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब अपनी तरफ से थोड़ा सा तो एफर्ट लगा लीजिए, आप गुरुजी हैं बच्चों के, बच्चे आपको गुरु मानते हैं। ये तो चीटिंग हुई, आप कैसे गुरु हुए। तो कौन अध्यापक ने आपको क्या लिखवाया है मित्र, उनका बड़ा सम्मान है। क्यों सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ डिफरेंट लिखवा रहे हैं इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं वो, तो कुछ और लिखवाया मैं तो उनको बड़ा सम्मान दूंगा। मैं समझूंगा वो व्यक्ति अपने अपने की चीटिंग नहीं कर रहे, कुछ नया लिखा है। और आप आज के बाद इस हकीकत को देखना, लोग उसको पढ़ा रहे जो मैंने 2020 में पढ़ा दिया था, वो तब काम का था, आज काम का नहीं है मित्रों। और आप वाही वाही करो, वाह गुरुजी क्या पढ़ाया है। गुरुजी ने कुछ नहीं पढ़ाया, गुरुजी ने कॉपी पेस्ट किया है बस, गुरुजी ने उठा लिया है बस, 4 पर्चे रख के गुरुजी ने उसको लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। तो ये इंटेंशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ते हो, क्या तुमको सिखाया जाता है। और तुम यार इंटरनेट के युग में हो, आज तुम वेरीफाई खुद कर सकते हो, ठीक है। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर आ गया भाई साहब। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पर आ जाता है तो उसके तो दुश्मन पहले से बन गए, पहले से बन गए। तो क्या बोलेंगे, एक बच्चा कह रहा गुरुजी कौन करते हैं, अरे कौन नहीं करते बताओ, कौन नहीं करता, एक नाम बताओ जो उस विषय को उस तरह से पढ़ा रहे, उस तरह के। मैं कह रहा हूं पुराने अनुभवी अध्यापक जिनसे हमने भी सीखा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं था कि किसी का ऐसे लिख दिया हूबहू,
कि उनके नोट्स की वो पीडीएफ निकलवा ली और हुबहू तभी लिखा जाएगा ना, दिमाग में तो हुबहू छप नहीं सकता। हुबहू कोई कैसे लिख सकता है? जब जो नोट्स थे उनको निकलवा लिया और हुबहू लिख दिया बच्चों के लिए, तभी हुबहू आएगा। आज के नए टीचर्स को मैं कह रहा हूं, मित्र आप बहुत अच्छे अध्यापक, कोई भी आप में से कल कोई अध्यापक बनना चाहे, आप किसी के कंटेंट की मदद लेना, लेकिन उसको और बेहतर बनाना और अच्छा करना उसको। ऐसे नहीं कि सेम वो दे दो, वो तो मिल ही रहा था, तो उससे अच्छा तुम ये कह देते बच्चों से कि वहां मिलेगा तुमको, वहां पढ़ लीजिए, फिर तुमको अलग से ही पैसे क्यों कमाने थे। ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं। आगे आएंगे, इनको अध्यापक नहीं फिर बहरूपिया कहते हैं। सिराजुद्दौला का विरोध किया घसीटो बेगम, इसकी मौसी है, मौसी कह रही है अच्छा बेटा तू ही लेगा अकेले सारी जायदाद, हम पागल हैं तेरी मौसी। मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसको भी मिला लिया। राय दुर्लभ सेना में इसकी अच्छी पकड़ थी, ये अमीर थे दोनों बंगाल के, सेठ हमीचंद पैसा चाहिए आर्टिलरी के लिए, सेना के लिए। शौकतगंज ये इसकी एक मौसी थी, पूर्णिया वाली मौसी, ये भी मौसी का बेटा है। तो एक तो मौसी आ गई और एक दूसरी मौसी का बेटा आ गया। इन सब लोगों ने गुट बना लिया सिराजुद्दौला के खिलाफ, बोले सिराजुद्दौला को घेरेंगे भाई, और बेचारा घेरेगा। पहले तो इसने सबको, इनके साथ अंग्रेज भी मिल गए, अंग्रेज मौका ढूंढ रहे थे बंगाल में, वो भी अंग्रेज भी घसीटी बेगम हर के साथ हो लिए, बोले अरे वाह इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। 1756 में मनिहारी वॉर में शौकतगंज को इन्होंने मारा। 1756 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध में आपको ये बता चुका था पहले, अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज जो लड़ रहे थे आपस में, वो बंगाल में व्यापार करना चाहते थे। सिराजुद्दौला ने कहा सुनो आपस में कितना भी लड़ो, यहां कोई परमिशन नहीं है किसी को बंगाल में। और अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे, इस फोर्ट विलियम कॉलेज बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, कभी कुछ, इसने सारी दीवारें सारी किलेबंदी ढा दी अंग्रेजों की, बोला भागो अंग्रेज यहां से, भागते क्यों नहीं हो। कासिम बाजार में खुला आक्रमण इसने अंग्रेजों पर कर दिया, अंग्रेज ऐसे भागे जान बचा के अपनी, बोले भैया ये तो मार देगा। 20 जून को वहीं पर इसने एक घटना घटी, 20 जून ब्लैक होल कालकोठरी की घटना। हॉलवेल नामक एक बच्चे बंगाल का गवर्नर रहा है, हॉलवेल ने जिक्र किया है इसका। वो कहता है कि जब इसने आक्रमण किया और अंग्रेज नहीं मान रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, तब इसने जब्त कर लिया 140 लोगों को। बोला बेटा ऐसा नहीं मानोगे तुम, 140 लोगों को 18 बाई 14, 18 फीट लंबी और 14 फीट लंबी कोठरी में बंद कर दिया। सुबह तक भाई साहब 23 जिंदा बचे बस। इसी को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, 20 जून की। अंग्रेजों में सनसनी दौड़ गई, सुबह 123 व्यक्ति मरे हुए, 23 जिंदे, वो भी अधमरी हालत में। सिराजुद्दौला ने बोला ऐसा नहीं सुनोगे तो ऐसे सुनोगे। फिर अंग्रेज सिकंजा कसते हैं, अंग्रेज चाल चलते हैं, और सिराजुद्दौला जो अंग्रेजों से नहीं हारता, सिराजुद्दौला से संघर्ष हो गया। क्लाइव का प्लासी का युद्ध हो गया मित्र, क्या हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी का युद्ध कहां पर हुआ, प्लासी का युद्ध बोलेंगे भैया जी, प्लासी का युद्ध हुआ है हमारा बंगाल में। इतना तो कॉमन इंटेंशन हो गया होगा ना आपका भी कि बंगाल में हुआ होगा, क्योंकि बंगाल का ही संघर्ष चल रहा है। आगे क्या बोलेंगे, एक बच्चा कह रहा सर जी हूबहू का क्या मतलब होता है। हूबहू का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही, सेम, इसको बोलते हैं। तुम बड़े नादान बच्चे हो। सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव, क्लाइव की जीत हुई, क्योंकि क्लाइव ने सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, जिसको एक समय पे सेना पहुंचानी थी नहीं लेके पहुंचा, मीर मदान दूसरा सेनापति, दोनों को खरीद लिया इसने। क्लाइव ने झूठा आश्वासन दे दिया मीर जाफर को कि पूरा बंगाल और उसके साथ में 24 परगने तुमको गिफ्ट किए जाएंगे। बस क्या लूट गया मीर जाफर। अंग्रेजी शासन की शुरुआत इस युद्ध को माना जाता है। और कभी पूछे प्लासी का युद्ध किस जिले में लड़ा गया, तो नादिया जिले में लड़ा गया था। नादिया जिला, कौन से जिले में, नादिया जिला था। तो जो इन्होंने अंग्रेजों ने वादा किया, तो मीर जाफर को ये लेकर के आए। मीर जाफर आया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को समझ लिया यार ये तो खराब आदमी है, इसको मतलब ही नहीं है। इसने इतना पैसा खर्च करना जबरदस्त शुरू किया, पूरी शानो शौकत, पूरे
मजे में रहता था। अंग्रेजों ने कहा यार ये तो गलत आदमी चुन लिया, ये तो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा, जनता का विश्वास खो देगा, ना लीडरशिप अच्छी है, इसको हटा दिया। क्या बोलेंगे? मीर जाफर को हटा दिया, और मीर जाफर को हटा के मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बनाया। कासिम उसका भी बाप निकला। ठीक है। 1760 में इससे मुंगेर की संधि हुई और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार आ गई। अंग्रेजों ने सोचा ये तो हमारे हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, क्योंकि जो जाफर है ना ये तो क्लाइव का गीदड़ कहलाता है, ये तो क्लाइव के हिसाब से चलता है, लेकिन खर्चा बहुत करता है और बिल्कुल ध्यान नहीं देता प्रशासन पर, ना टैक्स वसूलने पर। अंग्रेज कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा ऐसे समझो खर्चीला आदमी बांध लिया जान को छाती पे अपनी। ठीक है। तो जाफर फिर जब कासिम होता है तो ये लोग कहते हैं कासिम को हटाओ भाई। कासिम क्योंकि अब अपनी मनमर्जी कर रहा है। कासिम बहुत दूरदर्शी है। कासिम ने ये सोचा कि अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कासिम प्लानिंग कर रहा है कि अंग्रेजों को कैसे हटाया जाए। अंग्रेजों को सूचना मिली, बोले कासिम को फटाफट से हटाओ। तो मीर जाफर को बोले गिदड़ा ही ठीक है, अपना अपने गीदड़ को ही ले आओ। तो गीदड़ को ले आए। बहुत बढ़िया सर, कलकत्ता का नाम अलीनगर के से, कलकत्ता का नाम अलीगढ़ से आपका सिराजुद्दौला ने किया था जब उसने अंग्रेजों को मारा वहां। ठीक है। तो फिर से किसको ले आए? मीर जाफर को, 1763 से 65। अब क्योंकि मीर जाफर को ले आए और कासिम को हरा दिया, यानी कासिम को इन्होंने हटा दिया, तो कासिम को गुस्सा आया। कासिम ने अब अपने साथ दो शक्ति मिलाने की सोची। शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसके पास भी सेना थी, शक्ति थी। शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट था, मैंने आपको बताया था तीसरा लंबा शासनकाल किसका है? शाह आलम द्वितीय का। इन दोनों लोगों से कहा कि तुम मेरे साथ हो जाओ, इन अंग्रेजों को भारत से भगाते हैं। देख रहे हो इनको, जब अंग्रेज भारत में आकर पैर पसारे तब कोई नहीं सोच रहा है, जब अपने पर आके जान पड़ी, ठीक है, जब अपने पर आके जान पड़ी, बोलेंगे बहुत बढ़िया। क्या दिखा रहा है बच्चे? ऊपर करेंगे, आगे चलेंगे। डॉक्टर महेश राय बहुत अच्छे टीचर हैं दोस्त, सम्मान्य टीचर हैं। राजवीर सर बहुत, इतिहास के ना जाने कितने टीचर सम्मानित हैं, कितने टीचर, वो बहुत पुराने टीचर लोग हैं, बहुत पुराने। ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूं जो स्टैटिक जी के पढ़ा रहे, हिस्ट्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हिस्ट्री की बात मैं उनकी कर रहा हूं जो नए टीचर्स हैं, एकदम से नए। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। आप पुराने लोगों के नाम ले रहे हैं, वो तो दोस्त बहुत पुराने टीचर्स हैं, वो हमको क्यों कॉपी करेंगे? अच्छा आप सोचिए, किसी व्यक्ति का जो कोई 30 साल से इतिहास पढ़ा रहा है, हमको क्यों कॉपी करेगा? मूर्ख हो क्या तुम? कोई व्यक्ति 20 साल से इतिहास पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे मुश्किल से 5 साल से, पगलू। तो क्या बोलेंगे इन्होंने, क्या बोलेंगे? हेक्टर मुनरो इस समय अंग्रेजों की तरफ से है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। हेक्टर मुनरो, तो जीत किसकी हुई? हेक्टर मुनरो की। तो ये बेचारे जो दोनों बुलाए हैं, इनका क्या हाल होगा? अंग्रेज इनको पकड़ेंगे, बेटा तुम हो ज्यादा नेता। बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को, और बक्सर कहां पर पड़ता है? बिहार में। कहते अंग्रेजी शासन स्थापित किस युद्ध से हुआ? शुरुआत तो हुई मित्र आपका, शुरुआत तो हुई मित्र आपका किससे? शुरुआत तो हुई आपका प्लासी के युद्ध से, लेकिन फाइनल स्थापित हो गया बक्सर के युद्ध से। अब अंग्रेजों ने कहा अच्छा बेटा, साथी बन रहे थे ना, ये संधियां मैंने आपको पहले भी बताई। तो क्या बोलेंगे? इलाहाबाद की दो संधियां हुई, इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं। एक इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को, एक इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। और हटा ही चुके हैं मीर कासिम को, तो नजमुद्दौला अंग्रेजों के प्रभाव से अगला नवाब भी बन चुका है। तो इस वाले में क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला, ये तीनों लोग बैठे इस वाली ट्रीटी में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने ले ली। बोले बहुत दिन चला ली शाह आलम तुमने ये सब कुछ, अब ये हमारा है। क्योंकि शाह आलम मुगलों का शासक है तो सीधा विरोध भी नहीं चाहते, तो इसको क्या करते हैं? 26 लाख कंपनी तुमको देगी, 26 लाख कंपनी तुमको देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ये सब छोड़ दो, इकट्ठे 26 लाख रुपए तुमको दिए जाएंगे वार्षिक, एनुअली। इसने बोला ठीक है।
मरता क्या ना करता, ये कह रहा इसने मीर कासिम ने हम और मरवा दिए, खुद तो मरा ही मरा, हम और मरवा दिए। इलाहाबाद की दूसरी संधि में इन्होंने कहा हाँ भाई दूसरा कौन सा था, उन्होंने बोला अवध का नवाब है जी शुजाउद्दौला। बोला इसे बिठाओ। दूसरी संधि में इसमें भी क्लाइव और शुजाउद्दौला ने साइन किए। इन्होंने बोला कि इलाहाबाद का और एक कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में ही था, ये दोनों किले पहले तो शाह आलम को दे, ये तेरे है ही नहीं आज से किले, क्योंकि शाह आलम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरे क्षेत्रों की दीवानी दे रहा है इनको, पूरा टैक्स इनको दे रहा है। तो इसने बोला ये तेरे नहीं है, आज से शाह आलम के हैं। और तू ज्यादा बड़ा नेता बन रहा था ना युद्ध में। इसने बोलिए जी मैं कहाँ नेता बन रहा था, मैं तो ऐसे ही बुला लिया था कासिम ने। बोला अभी तुझे बताएंगे, इधर आ, रुको जरा अभी बताता हूँ। इससे बोले जो ये बक्सर का युद्ध हुआ ना, इसमें 50 लाख रुपए खर्चा आया हमारा, ये भी तू ही देगा। सबसे बुरा मारा गया अवध का बेचारा नवाब शुजाउद्दौला। चला जाएगा किसी के कहने से बंगाल, बेचारा खराब कर दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपए वार्षिक खर्चाना कौन देगा, 26 लाख रुपए कंपनी, याद रख लेना, कंपनी देगी इसको, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने 53 लाख रुपए दे दिए जिलामत के लिए, कि बोले कि इस बंगाल में कानून और व्यवस्था चाहिए, तो ये ले 53 लाख रुपए ले और सब कुछ ठीक चाहिए और हमारे अधीन काम करेगा, हमारे आदेश। बोला हाँ जी, यस सर। बंगाल में द्वैध शासन चालू हो गया, दो तरह का शासन, यानी कि बंगाल में नवाब भी है, नजमुद्दौला नवाब भी है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था किसकी है, नवाब की, लेकिन टैक्स कौन वसूलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दो तरह का शासन आ गया। इसके बाद में फिर नवाब सैफुद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला। ठीक है, बस यहीं तक। कल की क्लास हम चालुक्य वंश से, यानी दक्षिण के वंश हैं, तमिल साम्राज्य को पढ़ेंगे, और जो मैंने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघ, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा 1.5 घंटे का पता नहीं चला, और ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।